360 में। अफगान तालिबान और अमरीकी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं, ट्विटर पर भी। पाकिस्तान में मार्बल की सनत को दरपेश मुश्किलात, और माह रमजान के दौरान वाशिंगटन डीसी में रेस्टोरेंट्स को देर तक खुला रखने की मुहिम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। हम शुरू करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी से। वाशिंगटन में आज ट्रंप इंतजामिया अरकान कांग्रेस को उन खतरात से आगाह करेगी जिनको देखते हुए ईरान के खिलाफ बहीरा अरब में जंगी जहाज भेजे गए हैं, जबकि ईरान और अमेरिका के सुदूर की तरफ से सख्त बयानात का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात के लिए हम चलेंगे असदुल्ला खालिद की जानिब। असद, ये बताइएगा, हमने देखा सदर ट्रंप ने धमकी दी कि अगर जंग हुई तो ईरान का खात्मा हो जाएगा, तो ईरान की क़यादत का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है अब तक? सारा, ईरानी क़यादत की जानिब से ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की तरफ से जो रिएक्शन आया है, पहले ट्विटर पे हमने वो रिएक्शन देखा, इससे कुछ देर पहले उन्होंने CNN को इंटरव्यू भी दिया है। दोनों में उन्होंने एक बात इंडोर्स की है और ख़ास तौर पे इस बात पे उन्होंने US को कॉन्ट्रडिक्ट भी किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से भी उन्होंने इसमें बात की है कि अगर कोई ऐसा जो नस्ल कुशी का, उन्होंने कहा है कि ये जो सदर ट्रंप की जानिब से बयान दिया गया है ये नस्ल कुशी से मुतरादिफ है ईरानियों की, और इससे पहले भी ईरानियन जो हैं वो सदियों पे मुहित जो इससे पहले उन पे जारहाना रवैया रहा है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। चंगेज़ खान का जिक्र किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आज़म का जिक्र किया कि उनकी तरफ से भी जो हम पे अटैक्स हुए थे हमने उसको भी रेजिस्ट किया था और ऑनवर्ड्स भी हम रेजिस्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बाकी रिएक्शंस देखते हैं तो सदर रूहानी की तरफ से जो रिएक्शन आया है, उनकी तरफ से टॉक्स को रिजेक्ट किया गया है, जो टॉक्स की प्रपोजल थी, और उसके साथ कहा गया है कि इफ़ US इज़ पेइंग रिस्पेक्ट, अगर इज्जत से बात करते हैं तो देन वी कैन टेक इट, और इज्जत को कनेक्ट किया गया है इस बात से, रिस्पेक्ट को इस बात से कनेक्ट किया गया है कि जो ईरानियंस के साथ न्यूक्लियर डील थी, ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, उसकी पासदारी की जाए और तब हम उसको आगे लेके बढ़ सकते हैं और तब उस पर बात हो सकती है। और इसके साथ साथ ईरानियन प्रेसिडेंट की जानिब से जो वॉर टाइम सिचुएशंस के लिए इमरजेंसी पावर्स भी मांगी गई हैं। ऑलराइट, अब आज ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदार ब्रीफिंग देंगे अरकान कांग्रेस को, उस बारे में क्या मालूमात अब तक सामने आई हैं? हुकाम की जानिब से, अमरीकी हुकाम की जानिब से सदर ट्रंप की जो इंतजामिया है उनकी तरफ से आज कांग्रेस को ब्रीफिंग दी जाएगी और एतमाद में लिया जाएगा इस हवाले से जो अब तक की एफर्ट्स हुई हैं। सदर ट्रंप ने कहा क्या, पहले वो सुनते हैं एंड देन विल क्लोज इट। वो यकीनन इस मुल्क में दहशतगर्दी को उकसाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। ठीक है कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन यकीनन हमारा मुल्क भी इसमें पूरी तरह से शामिल रहा है, क्योंकि हम बहुत से लोगों की मदद करना चाहते हैं और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हमारे पास इस बात का कोई इशारा नहीं है कि कुछ हुआ है या होने वाला है, लेकिन अगर कुछ होता है तो यकीनन हम इससे बहुत ज्यादा ताकत से निपटेंगे। मोरलेस इसी तरह का स्टांस जो है वो अमेरिका के बाकी हुकाम का भी है, अमेरिकी सदर की जो इंतजामिया है उनके बाकी हुकाम का भी है। वज़ीर ख़ारजा पॉम्पियो जो हैं, माइक पॉम्पियो, वो इस पूरी आज डिस्कशन को लीड करेंगे जिसमें कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा कांग्रेस के अरकान को इस हवाले से जो ईरानी तनाज़ा इस वक्त चल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो अवामी नुमाइंदों का भी है और जिसकी तरफ सदर ट्रंप का भी जो बयान है वो नए सवाल खड़े करता है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है और ना कुछ होने वाला है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो उसका जवाब भी देंगे। तो ये बड़ा सवाल यहीं पे वाशिंगटन में भी यही पूछा जा रहा है कि अगर आप जंगी जहाज भी भेज रहे हैं तो ऐसा क्या हुआ है या होने वाला है जिसकी वजह से ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब सदर ट्रंप खुद ही कह देते हैं कि कुछ अभी तक नहीं हुआ ना होने वाला है, तो एक नई तरह की कह लीजिए कि कंफ्यूजन सी होती है। और इसी पे क्लैरिटी न सिर्फ ये कि अरकान कांग्रेस चाह रहे हैं बल्कि मीडिया भी चाह रहा है, और हमारी कोशिश होगी हम व्यूअर्स तक वो क्लैरिटी पहुंचा सकें। असदुल्ला खालिद हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू असद। थैंक यू सर। अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क में 17 साल से जारी जंग का इख्तिताम चाहते हैं, लेकिन अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए वो खुद इस वक्त एक सियासी जंग लड़ रहे हैं। अफगान सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 18 में से 12 उम्मीदवारों ने सदर गनी से मुतालबा किया है कि अगर वो सितंबर के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं तो कल यानी 22 मई को इस्तीफा देकर मुल्क की क़यादत अबूरी हुकूमत के हवाले करें। सदर गनी इस मुतालबे को रद्द कर चुके हैं। सदारती महल का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगले मुंतखब सदर के आने तक अशरफ गनी ही क़यादत करेंगे। अब गनी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है कि वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात की राह में एक रुकावट है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात के 6 दौर हो चुके हैं, मगर साथ ही लड़ाई का मैदान भी गर्म है, जिसके लिए फरीकैन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिकी फौज के तर्जुमान कर्नल डेव बटलर के एक हालिया बयान पर कि तालिबान अमन के ख्वाहिशमंद अफगानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर कहा कि जब तक आप यानी अमेरिका हमारे मुल्क पर काबिज रहेंगे
کوئی بھی سچا افغان امن نہیں چاہے گا بلکہ آپ کو باہر دھکیلنے کی کوشش کرے گا. آپ افغانوں کی نہیں صرف امریکہ کی بات کریں اور اپنا قبضہ ختم کرنے کے طریقوں پر غور کریں. اب اس الزام تراشی کا آغاز ہلمند میں امریکی فضائی کارروائی کے نتیجے میں 17 افغان پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد ہوا. یہ واقعہ حال ہی میں رونما ہوا ہے. دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سال پہلی مرتبہ افغانستان میں سویلین ہلاکتوں کی اکثریت کے بھی اقوام متحدہ کے افغان امدادی مشن نے امریکہ اور اتحادی فوجیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا. تو صورتحال کس وقت طرف جا رہی ہے اور جو امن مذاکرات ہیں ان سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے اس وقت قلیل مدت میں، اسی بارے میں ہم بات کریں گے سید محمد علی سے جو ہمارے ساتھ ہیں، جنوبی ایشیائی امور کے ماہر. علی، ویلکم ٹو ویو 360. سب سے پہلے تو ہم امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. 6 دور ہو گئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ جنگ بندی کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس پہ کوئی پروگریس ہم نے نہیں دیکھا. نمبر 2، اس دفعہ جو مذاکرات جب ختم ہوئے تو دونوں ہی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ جلد ملیں گے یا دوبارہ کب ملیں گے، کن ایشوز پہ بات کریں گے، ایسا کچھ نہیں نظر آیا. اس سے کیا اشارہ ملتا ہے ٹاکس کے پروگریس کے بارے میں؟ ٹاکس تو جی مجبوری ہے، دونوں طرف کی مجبوری ہے، اور ٹاکس اس وقت چل رہی ہیں. امریکہ کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں، کیونکہ اگر جلد بازی کی تو وہی انجام اس کا ہونا ہے جو 17-18 سال پہلے افغانستان میں ہو رہا تھا. سو ایک تو امریکہ کے اوپر یہ پریشر ہے، مگر یہ ہے کہ 17-18 سال ہو گئے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ اب صورتحال ایسی ہے کہ اب جتنا نقصان طالبان کر رہے ہیں اتنا ہی نقصان جو ہے وہ افغانی فورسز اور امریکن حمایت کے ساتھ ایئر پار کے ساتھ نقصانات ہو رہے ہیں. کشیدگی بھی چل رہی ہے، این جی اوز کے اوپر بھی حملے چل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں مشترکہ سطح پر ہیں. مگر یہ ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے نکلتا ہے اور اگر یہ کشیدگی کا ماحول جو ہے یہ حل نہیں ہوتا تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو باقی ممالک ہیں وہ پھر ملوث ہو جائیں گے. اب جو ہے داعش کا یہاں پر اثر بڑھتا جا رہا ہے. ایک طرف آپ بیک ٹو اسکوائر ون چلے جائیں گے پلس نئی ایڈیشنل مسائل کے ساتھ. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ مذاکرات جیسے تیسے بھی ہوں مجبوری ہے دونوں سائڈز کو کرنے ہیں اور جاری رکھنے ہیں. اب دوسری طرف ان مذاکرات کے علاوہ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ بار بار وہی ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ، یعنی افغانستان کے مختلف دھڑوں کے درمیان بات چیت. اس وقت صدر اشرف غنی جس قسم کی اپوزیشن کا سامنا کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ کل حنیف اتمر کی جانب سے یہ الزام، جو سابق انٹیلیجنس چیف بھی رہ چکے ہیں، یہ الزام کہ صدر غنی اور ان کی حکومت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بات چیت میں ایک رکاوٹ ہے، یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ طالبان نمائندگی کرتے ہیں اگر پشتون سینٹیمنٹ کی، تو کیونکہ جب ایک پشتون ہی حکومت کے اندر ہو اور وہ امریکنوں کے ساتھ کام کر رہا ہو، اور طالبان کا تو یہی مسئلہ ہے کہ افغانی حکومت جو ہے وہ امریکی حمایت کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں چاہتے. اور بالخصوص جب وہ نہ صرف اس میں جس طرح آپ تاجک، جس طرح عبداللہ ہیں، آدھے پشتون آدھے تاجک، مگر ان کو تاجک سمجھا جاتا ہے. مگر اگر ایک پشتون جو ہے وہ حکومت کے اندر ہے تو ظاہر ہے طالبان کے ساتھ تو ان کی کشیدگی ہونی، مگر سیاست کے اندر، افغانی سیاست کے اندر بھی کشیدگیاں ہیں. آپ کو پتا ہے عبداللہ اشرف غنی جو ہیں وہ پار شیئرنگ ان کا فارمولا ہے، آپس میں ان کی ٹینشن بھی ہے. اور لویا جرگا میں عبداللہ نے شرکت بھی نہیں کی اگرچہ وہ اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں. تو یہ کہ جو سیاسی ٹینشنز چل رہی ہیں وہ کس حد تک مشکل بنا دیں گی غنی حکومت کے لیے ہی کوئی ایسی کہہ لیجیے اور وہ کہہ لیجیے کہ پینل تشکیل دینا، کوئی ایسا سیٹ اپ کریٹ کرنا جو طالبان کے ساتھ بات کر سکے، کتنا مشکل ہو جائے گا؟ کافی مشکل ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ قطر میں یہ ان کی بات چیت ہونی تھی تو طالبان نے کہا کہ یہ تو آپ کیا برات بھیج رہے ہیں اتنے زیادہ لوگوں کی. اور افغان حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ طالبان سے بات کر رہا ہے، ان کو شامل نہیں کر رہا. جو انہوں نے لویا جرگا کیا وہاں پر خواتین کو ہی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ چپ کر جائیں، آپ بات نہ کریں، کیونکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم 30% خواتین کی شمولیت ہو. طالبان بھی مکس سگنلز بھیج رہے ہیں، اور طالبان نے تو لویا جرگا کی ساری جو ریکمنڈیشن تھی ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا. بریفلی اگر آپ مجھے یہاں پہ یہ بتا سکیں کہ جو اس وقت سیاسی اعتبار سے افغانستان میں ہو رہا ہے، کیا اس کو صرف کسی بھی ملک میں انتخابات سے پہلے جو پولیٹیشنز ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں صرف اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، یا اس سے زیادہ بڑی اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ جب وائس آف امریکہ آئیں افغانستان کی جو امریکہ کے لیے ایمبیسڈر رویا رحمانی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے ہم بالکل پریشان نہیں ہیں، کیونکہ کسی بھی انتخابی سال میں سیاستدان اس طرح کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. سو
کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اس وقت یہ جو حالات ہے اگر آپ اس کو ذرا پس منظر اس کا اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا حقیقی طور پہ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں اور امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے، تو اس میں یقیناً ظاہر ہے اگر حکومت ہی ایک آواز سے بات نہیں کرے گی تو وہ طالبان کے ساتھ کیسے بات کریں گے، کیسے کوشش کریں گے کہ طالبان جو ہے اس حکومت کے اندر آ سکیں بجائے کہ طالبان جو ہے وہ حکومت چھینے. اگر وہ ایک آواز نہیں ہوگی اور پیرالل فورس بن رہا ہے، ٹھیک ہے، سو یہ اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہے. آلرائٹ، سید محمد علی ہمارے ساتھ ہے، جنوبی ایشیائی امور کے ماہر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور اسی سال سوویت افواج کو بھی افغانستان سے نکلے 30 برس ہو گئے ہیں. 1979 سے 1989 تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں سوویت یونین کے 15,000 فوجی مارے گئے تھے. 3 دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ جنگ روس میں ایک متنازع موضوع ہے، اور اسی پر مبنی ایک روسی دستاویزی فلم لیونگ افغانستان نے ایک نیا پینڈوراس باکس کھول دیا ہے. پاول لونگین جنگ کے خلاف ایک فلم بنانا چاہتے تھے. وہ سوویت افغان تنازع کی بربریت اور بے تکے پن پر اپنا موقف دینا چاہتے تھے. ایسا کرنے کی کوشش میں روسی معاشرے میں موجود وہ زخم اور دراڑیں سامنے آ گئیں جو آج بھی باقی ہیں. یہ زخم بھرنے سے رہ گئے اور اب بھی ہمارے تحت الشعور میں کہیں گل سڑ رہے ہیں. فلم لیونگ افغانستان پر متعدد روسی سیاستدان، سابق فوجی اور دیگر حلقے سخت تنقید کر رہے ہیں کیونکہ اس میں افغان مجاہدین سے لڑنے والے سوویت یونین کی فوج کی منفی عکاسی کی گئی ہے. ان کے مطابق روسی فوجیوں کی لوٹ مار، شراب نوشی اور آپس میں لڑائی کے مناظر روس کے امیج کے لیے نقصان دہ ہیں. اس طرح کی چیزیں صرف ہماری نوجوان نسل کی توہین ہے، وہ نوجوان نسل جسے وطن سے محبت کی تعلیم دینی چاہیے. فلم میں جو دکھایا گیا وہی غلط ہے. روسی فوجی لٹیرے، شرابی یا فضول لوگ نہیں تھے، وہ ایک مسلح اور منظم فوج تھے. فلم کے ناقدین فلم کے ڈائریکٹر کو مغربی جاسوس کہہ رہے ہیں. اس فلم کے ڈائریکٹر کے لیے یہ فلم روسی معاشرے کو خود اپنے بارے میں سوچنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے. ہمارے پاس اپنی ہی تاریخ کا کوئی اخلاقی جائزہ موجود نہیں. جو جائزہ ہے اس کے مطابق روس ہمیشہ درست ہوتا ہے. لیونگ افغانستان کی ایک پرائیویٹ سکریننگ کے موقع پر فلم بینوں نے ضمیر جھنجھوڑے جانے کا خیر مقدم کیا ہے. کسی کو اس جنگ کی ضرورت نہیں تھی. ہم وہاں جو حاصل کرنا چاہتے تھے حاصل نہیں ہوا چونکہ یہ ممکن نہیں تھا. تحریر دان کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں 2 غلطیاں کی ہیں. پہلے یہ کہ ہم وہاں گئے کیوں، اور دوسری یہ کہ ہم وہاں سے کیوں نکل آئے. سوویت یونین کا افغانستان کا 9 سالہ قبضہ، جسے امریکی قومی سلامتی نے USSR کے ویتنام کا خطاب دیا تھا، اس میں ہزاروں جانیں گئیں. فلم میکرز کے لیے اب وقت ہے کہ اس پر دوسری نظر ڈالیں. نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مساجد پر حملے کے ملزم پہ دہشت گردی کا الزام عائد کیا گیا ہے. یہ ملک کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ کسی شخص کو دہشت گردی کے الزام کا سامنا کرنا ہوگا. مساجد پہ حملوں کے ملزم آسٹریلوی شہری برینٹن ٹیرنٹ پر اس وقت 51 افراد کے قتل اور 40 افراد کے خلاف اقدام قتل کے الزامات ہیں. عہدیداروں نے فی الحال یہ نہیں بتایا کہ ٹرینٹ کا نفسیاتی جائزہ لیا گیا ہے یا نہیں، جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ مقدمے کا سامنا کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے. سفید فام نسل پرست نظریات رکھنے والے ٹرینٹ نے 15 مارچ کو کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر بڑے پیمانے میں فائرنگ کی تھی. اسے آئندہ 14 جون کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. سری لنکا میں ایسٹر حملوں کے 1 ماہ مکمل ہونے پر آج یادگاری تقریب منعقد کی گئی. اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور دلچسپ معلومات ملیں گی. اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ترکی میں قائم سعودی سفارت خانے میں گزشتہ سال صحافی جمال خشوگی کے قتل نے ان خطرات کو اجاگر کیا جن کا سامنا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے پردہ اٹھانے والے صحافی کرتے ہیں. سعودی عرب اور ترکی دونوں کا ہی صحافتی آزادی کے اعتبار سے ریکارڈ اچھا نہیں ہے، لیکن جمال خشوگی کی منگیتر نے واشنگٹن میں قانون سازوں سے کہا ہے کہ اس واقعے پہ امریکہ کی جانب سے ٹھوس رد عمل کی کمی بھی دنیا بھر میں صحافیوں کے لیے خطرناک ہے. اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جمال خشوگی کا چہرہ دنیا بھر کے ایسے صحافیوں کی پہچان بن گیا جن کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں. امریکی قانون دانوں سے بات کرتے ہوئے جمال خشوگی کی منگیتر نے کہا کہ خشوگی کی وفات کے تقریباً 8 ماہ بعد بھی ان کی موت حقیقت نہیں لگتی. میں اب تک ان کے قتل کے واقعے کو ایک حقیقی شکل نہیں دے سکی. میں آج تک اس واقعے کو سمجھ ہی نہیں سکی.
जमाल खशोगी 2018 में अपने काम की वजह से कत्ल होने वाले 54 सहाफियों में से एक थे। कत्ल किए जाने वाले 10 में से 9 सहाफियों के केसेस में कातिल कभी इंसाफ के कटहरे में नहीं लाए जाते। उन्हें सजा से मिलने वाला इस किस्म का छुटकारा उन अफराद को मजीद ताकतवर बना देता है जो सहाफियों को खामोश कराने के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल करते हैं। गुज़िश्ता साल जेल में डाले जाने वाले सहाफियों की तादाद 250 है। इनमें से बहुत से ऐसे सहाफी हैं जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्टिंग का काम कर रहे थे। तुर्की, मिस्र और चीन वो ममालिक हैं जहां इंसानी हुकूक पर काम करने वाले सबसे ज्यादा सहाफी जेलों में कैद हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस के अहलकारों की तहकीकात के मुताबिक जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म सऊदी अरब के वली अहद शहजादा बिन सलमान ने दिया था, लेकिन इस पर खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इस कत्ल की बैनुल अक़वामी तहकीकात का आगाज कर सकती है। कांग्रेस इस तफ्तीश में रहनुमाई कर सकती है और मुझे लगता है कि बैनुल अक़वामी मफादात को इक़्तिदार पर फोकियत नहीं दी जानी चाहिए। और इत्तेहादी होने का मतलब ये भी हो सकता है कि ये लोग जो इस कत्ल के जिम्मेदारान हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप भी इस कार्रवाई का आगाज कर सकते हैं। खुद सदर ट्रंप की अपनी सियासी जमात से मुंसलिक कानूनदान कहते हैं कि सऊदी अरब को इस वाक़े के नताइज भुगतने चाहिए। मेरे नज़दीक उन अफराद के खिलाफ मैग्नेट्स की पाबंदियां लगनी चाहिए और मुझे यकीन है कि हमारे पास ऐसी मालूमात मौजूद हैं जिन पर एक्शन लिया जा सकता है। माहिरीन की राय में सऊदी अरब पर माशी और सिक्योरिटी असर रसूख होने के बायस अमरीका इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत पर दबाव डाल सकता है, लेकिन इस दबाव से बचने के लिए सऊदी अरब कुछ इक़दामात ले सकता है, जैसे अपनी जेलों में कैद उन इंसानी हुकूक के कारकुनों की सजाएं माफ करे जिन पर दौरान हिरासत मुबैना तौर पर तशद्दुद किया जा रहा है। इससे अमरीका को ये इशारा मिलेगा कि सऊदी अरब ने अपने रवैये में तब्दीली की है। हमने आपको मायूस किया, जमाल को मायूस किया, और ऐसा करने में हमने पूरी दुनिया में लोगों को मायूस किया जो आज़ादी चाहते हैं। जब तक उनकी हुकूमत अपने सऊदी दोस्तों को उनके एक्शंस के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती, इन अमरीकी अवामी नुमाइंदों के लिए अफसोस के इजहार के सिवा कोई चारा नहीं। कैथरीन जिप्सन के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। माह रमजान के दौरान पाकिस्तान में बेशतर रेस्टोरेंट्स रात देर गए तक खुले रहते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। रमजान के दौरान रोजेदार भी रात को रेस्टोरेंट्स में अपने दोस्त अहबाब के साथ खा पी सकें। इसी के लिए वाशिंगटन DC में अब एक खातून ने डाइन आफ्टर डार्क के नाम से एक कोशिश का आगाज किया है जो रेस्टोरेंट्स और मुसलमान कम्युनिटी को आपस में जोड़ रही है। मजीद जानते हैं आज नुखबत मलिक से। अमेरिका में रात का खाना लोग 6 से 7 बजे के दरमियान खा लेते हैं, इसलिए यहाँ रेस्टोरेंट्स में भी किचन उमूमन 9 बजे तक बंद हो जाते हैं। हम रेस्टोरेंट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो रमजान में अपने औकात में तब्दीली करें ताकि मुसलमान भी इससे फायदा उठा सकें। वाशिंगटन DC में पहली बार रमजान में मुसलमानों के लिए रेस्टोरेंट्स खुले रखने की ये मुहिम कैथरीन ब्रांट ने 2 साल पहले अखबार में एक स्कूल से मुतल्लिक आर्टिकल पढ़ने के बाद शुरू की। स्कूल की इंतजामिया ने प्रॉम नाइट रखी थी रमजान में। 240 मुस्लिम स्टूडेंट ने जब तारीख बदलने की दरख्वास्त की तो स्कूल ने ये कहकर इनकार कर दिया कि इसकी प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी, और मैंने सोचा कि रमजान भी तो हमेशा पहले से ही प्लान किया जाता है, इसलिए ये तो खुदगर्जी है। कैथरीन कहती हैं कि जिस तरह अमेरिका में गैर मुस्लिम अफराद के मजहबी त्योहारों का ख्याल रखा जाता है, इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी को भी बराबर की सहूलियात मिलनी चाहिए। डाइन आफ्टर डार्क के तहत आमादा होने वाले रेस्टोरेंट्स में से एक बस बॉयज एंड पोएट्स है, जो वाशिंगटन DC में न सिर्फ बहुत मकबूल है बल्कि अपने तरक्की पसंद एक्टिविज्म की वजह से खास तौर पर जाना जाता है। रेस्टोरेंट की इंतजामिया इस बात से बाखबर है कि वाशिंगटन DC में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है, और यही वजह है कि इस मार्केट में बिजनेस करने के मौके ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। कई रेस्टोरेंट्स वाले ऐसे हैं जिन्हें अब ये समझ आ रहा है कि अगर आप इस मार्केट में मुकाबला करना चाहते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों की तवज्जो चाहिए होगी, और मुसलमान यहाँ वाशिंगटन DC में बहुत ज्यादा तादाद में हैं, इसलिए कोई भी रेस्टोरेंट जिसमें थोड़ी सी भी समझ बूझ होगी वो इस प्रोजेक्ट में जरूर शामिल होगा। कैथरीन ब्रांट ने एक NGO के तौर पर रजिस्टर करके डाइन आफ्टर डार्क के अपने आइडिया को पिछले साल दिसंबर में अमली जामा पहनाया।
वो इसका ज़्यादातर काम खुद या अपने दोस्तों की रज़ाकाराना मदद से करती हैं। प्रोजेक्ट के इस पहले साल में कैथरीन कम से कम 75 रेस्टोरेंट्स के औकात में तब्दीली की ख्वाहिशमंद हैं। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। और हमारे हफ्तावार एजुकेशन सेगमेंट में आज मिलते हैं नेपाल से ताल्लुक रखने वाले आपा शर्पा से, जो मुहिम जोई की दुनिया में एक अलग मकाम रखते हैं। वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट 21 मरतबा सर कर चुके हैं और इसीलिए सुपर शर्पा के नाम से मशहूर हैं। लेकिन इन दिनों वो एक मुख्तलिफ मुहिम पर हैं, शर्पास की अगली नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल की मुहिम पर। कोपेमाई से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 2012 में एक आपा शर्पा फाउंडेशन कायम की, जो नेपाल में कई स्कूलों के असातिज़ा को माहाना मुआवजा और बच्चों को गर्म खाना, कपड़े और कंप्यूटर समेत कई तालीमी ज़रूरियात फराहम करती है। बचपन में आपा का अपना ख्वाब था डॉक्टर बनना, लेकिन उनके इलाके का वाहिद स्कूल सिर्फ दूसरी जमात तक था और इसीलिए उनका यह ख्वाब अधूरा ही रह गया। आज वो खुद अमेरिका में मुकीम है और हर साल नेपाल वापस जाते हैं, जहां उनकी टीम दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जाती है और वहां बसने वाली शर्पा आबादियों को तालीम के लिए जरूरी सामान पहुंचाती है। वेरी इंस्पायरिंग इंडीड। और प्रोग्राम के आखिर में आज हम चलेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहां पाया जाने वाला कीमती मार्बल अपनी खूबसूरती के लिए आलमी सतह पर मशहूर है। लेकिन सूबे में इस वक्त मार्बल की तकरीबन 2500 कारखाने मौजूद होने के बावजूद चूंकि जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जा रही, इसीलिए ये सनत जवाल पजीर हो रही है और मार्बल के कुदरती ज़खायर को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसकी तफसीलात लेके आए हैं उमर फारूक। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में आलमी मयार के ज़ियारत वाइट, ज़ेब्रा और रेड एंड वाइट के अलावा कीमती मार्बल की 14 अक़साम पाई जाती हैं, जबकि सिर्फ पेशावर में इस संगे मरमर की प्रोसेसिंग के 1000 से जायद छोटे बड़े कारखाने मौजूद हैं। लेकिन पहाड़ों से मार्बल निकालने के लिए ब्लास्टिंग का तरीक़ेकार इस्तेमाल हो रहा है, जिससे इस पत्थर की क्वालिटी खराब हो रही है। हम इसमें इतना बारूद डालते हैं कि जो पत्थर गिरता है वो तो वैसे भी ज़ाया हो गया, इसमें क्रिक आता है, लेकिन जो पहाड़ पे रह गया, जो पहाड़ रह गया, वो भी इसमें इतना बारूद इस्तेमाल करके वो सारा क्रिक हो जाता है। मार्बल फैक्ट्री मालिकान भारी टैक्सों और जदीद मशीनरी की दरामद पर आने वाले अखराजात से परेशान है और हुकूमत से मदद चाहते हैं। हमें नई मशीनरी दी जाए, बाहर मुल्क जो हम उसके साथ हम मुकाबला कर सकें। हमें मशीनरी भी चाहिए और मार्केट तक रसाई भी चाहिए। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जावेद खटक कहते हैं कि हुकूमत भी मार्बल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कदीम तरीकों से परेशान है, क्योंकि इससे न सिर्फ मुल्की मादनियात को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि ये मईशत के लिए भी मुफीद नहीं। मगर उनके मुताबिक हुकूमत मार्बल इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालने की कोशिश कर रही है। अगर कोई मशीन की कीमत 40 लाख रुपए है तो 20 लाख रुपए हम ग्रांट देते हैं, 20 लाख रुपए वो खुद उसके अंदर डाल देते हैं। इसमें मैकेनाइज माइनिंग की तरफ हम एब्रप्टली या फौरन तो नहीं जा सकते थे, जाहिर बात है बड़ी कॉस्टली, क्योंकि एक आम जो माइन ओनर है उसको की कास्ट को अफोर्ड नहीं कर सक पाता। मार्बल इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की शिकायत है कि उनके मसाइल पर भी खातिर खा तवज्जो नहीं दी जा रही। पहले 7 घंटे ड्यूटी था, अभी 12-13 घंटे ड्यूटी है। मैंने 23 साल काम किया, एक बंदा एक सहूलत नहीं दिया, ईद का कपड़े भी नहीं देते। ये लोग अस्पताल नहीं है, लोग जख्मी होते हैं, इलाज के लिए 1 रुपया नहीं देते। रिवायती तरीके से मार्बल की कटिंग और पॉलिशिंग न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए अब माली एतबार से फायदेमंद नहीं रही, बल्कि ये माहौल की आलूदगी का बाइस भी बन रही है और इसका नुकसान उन्हें भी होगा जो इस सनत से वाबस्ता नहीं। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप।